अभी हम लोग अपनी 9th क्लास की साइंस के एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। उसको पढ़ेंगे अभी हम लोग। देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जो कि चैप्टर के नाम से ही शुरू हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर कहते किसे हैं? देखिए, जो कुछ यूनिवर्स में है, जो कुछ हम देख पा रहे हैं, एवरीथिंग इज दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की हर चीज़ जो हम देख पा रहे हो किसी ना किसी मटेरियल से तो मिलके बनी होगी, किसी ना किसी सब्सटेंस से तो मिलके बनी होगी। वो जो सब्सटेंस है ना, वो मैटर है, किसी ना किसी पदार्थ से तो मिलके बनी होगी। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ आप लोग देख पा रहे हैं, जिस चीज़ को भी आप फील कर पा रहे हैं, जिस चीज़ को आप टच कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, द फूड वी ईट, खाना खा रहे हैं जो हम, द एयर वी ब्रीथ, जो हम एयर श्वास ले रहे हैं, क्लाउड, स्काई, फर्नीचर, कुछ भी सॉलिड, ये जो ब्लैक बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, हमारा डस्टर हो गया, टेबल, चेयर, हर चीज़ मैटर से मिलके बनी है। तो आपको इतना थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि मैटर कहते किसे हैं। अब देखिए, मैटर की साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं। मतलब मैटर को अगर डिफाइन करना हो अपने एग्जाम में तो कैसे करेंगे? मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। मैटर इस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मैटर का अपना कुछ ना कुछ मास होता है, मैटर का अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। जो एंशिएंट फिलोसफर्स थे, इंडियन साइंटिस्ट हो गए, एंशिएंट फिलोसफर्स हो गए, दोनों का मत दोनों का मत इस मामले में, दोनों एक ही चीज़ को, एक ही स्टेटमेंट को फेवर करते हैं मैटर की डेफिनेशन के रिगार्डिंग, कि कुछ भी जो है, कोई भी मटेरियल इस यूनिवर्स में है, वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना होगा, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग। ऐसा इंडियन साइंटिस्ट या फिर एंशिएंट फिलोसफर बोलते हैं। दोनों का सेम ही मत है, इंडियन फिलोसफर बोलते हैं कि कुछ भी जो इस यूनिवर्स में है वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलके बना होगा, और जो जिससे वो मिलके बना होगा वो 5, कुछ भी जो इस यूनिवर्स में है इन 5 एसेंशियल कंपोनेंट से मिलके बना होगा, इन्हीं 5 एसेंशियल कंपोनेंट से मिलके बना होगा, जो कि क्या है? फायर, स्काई, अर्थ, वाटर, एयर। चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, या तो आग से मिलके बना होगा, स्काई से, या फिर अर्थ से, या पानी से, एयर मतलब हवा से, इन्हीं 5 एसेंशियल कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग। ये हमारे जो एसेंशिएट फिलोसफर्स हो गए, जो इंडियन साइंटिस्ट हो गए, पहले के जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, जो थोड़े प्राचीन, जब थोड़ा पुराना टाइम था तब ऐसे बोला जाता था। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट, आज का जो युग है, उसमें इस डेफिनेशन को, मॉडर्न साइंटिस्ट, उसमें इस डेफिनेशन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो किससे मिलके बना होगा? मटेरियल से, और उस मटेरियल को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और मैटर क्या होता है? ऐसा कुछ भी चीज़ जो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसका अपना कोई मास होगा, जिसका अपना कोई वॉल्यूम होगा, ठीक है। ये जस्ट आपको ऐसे ही थोड़ा नॉलेज देने के लिए बता दिया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा था कि ऐसे 5 एलिमेंट से मिलके बना होता है, तो जस्ट एक ओवरव्यू के लिए बताया, ठीक है। अब देखिए, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा मैटर क्या होता है। अब सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या विशेषताएं होती है, मैटर के क्या क्या गुण होते हैं, मैटर की क्या क्या विशेषताएं होती है, मैटर के क्या क्या गुण होते हैं, ओके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। देखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करती हूँ, ऑक्यूपाई की स्पेलिंग ठीक कर लेना आप लोग। फर्स्ट की बात करती हूँ तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स।
देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो पहला क्वेश्चन यही था कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस होता है, पार्टिकल होता है। तो देखो कंटिन्यूस मतलब वो बोल रहे हैं कि जैसे एक वुडन ब्लॉक, एक छोटा सा वुडन ब्लॉक का टुकड़ा ले लिया कि ये जो वुडन ब्लॉक है ऐसे ही वुडन ब्लॉक ही कंटिन्यूस, मान के चलो आपने एक स्मॉल सा वुडन ब्लॉक ले लिया, ये वुडन ब्लॉक ही मैटर है, या इस वुडन ब्लॉक के अंदर भी छोटे 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 पार्टिकल्स हैं जिससे वुडन ब्लॉक मिलके बना होता है। तो इसका आंसर आया था कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है। मैटर की सबसे पहली विशेषता क्या होती है कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है। सेकंड, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो मैं बोलूँगी ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, या मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ very small size of particle, very small size of particles। देखिए पार्टिकल से मिलके बना होता है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे साइज के होते हैं, जितना छोटा आप सोच पा रहे हो किसी चीज़ को कि इतना होता होगा, इवन बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, हमारी सोच से भी परे, उससे भी कहीं छोटे होते हैं। उनको हम नेक्ड आई से देखना तो बहुत दूर की बात हो गया, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे आपने सेल्स देखी होगी अपनी बॉडी में, बहुत ज़्यादा छोटी होती है ना, आप नहीं देख सकते अपनी बॉडी के सेल्स को, इतने से एरिया में पता नहीं कितनी लाखों हज़ारों सेल्स हैं। ऐसे जो मैटर जो है जिसकी हम बात करें, जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जो पार्टिकल्स होता है उनकी अगर साइज़ की बात करें तो वो भी बहुत छोटा होता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम, बिटवीन देम। ठीक है, ये मैं कोई मैटर मान लिया, मैंने कोई वुडन ब्लॉक मान लिया बेटा। एक वुडन क्या है, वुड क्या है, लकड़ी है, लकड़ी क्या है, एक ठोस पदार्थ है, एक सॉलिड है। सॉलिड को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगी, पर आपको इतना तो पता है सॉलिड, वुडन ब्लॉक है, सॉलिड है। कोई लिक्विड ले लिया, पानी की बोतल ले ली, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, तो उसमें जो अंदर जो मटेरियल है वो पानी हो गया, वो चाय, या वो उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर का कोल्ड ड्रिंक हो गया, आपको पता है लिक्विड है। जो आप सांस ले रहे हो ये एयर है। इतना तो आपको हल्का बहुत आइडिया होगा, बाकी इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। तो देखो मैंने एग्जांपल लिया वुडन ब्लॉक का, तो वुडन ब्लॉक सॉलिड है, इसके अंदर पार्टिकल्स है। देखो बेटा इसके अंदर पार्टिकल्स है। देखिए इससे मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहला, ये हमारा एक वुडन ब्लॉक है, ये हमारा एक मैटर है, एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है। ठीक है, ये किससे बना है, सबसे पहला पार्टिकल से बना है, ये पार्टिकल्स ही है मान के चलो। ठीक है, सबसे पहला पार्टिकल्स। दूसरा, These particles are very small in size। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए, जस्ट डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया। मैंने लिया इतना छोटा सा वुडन ब्लॉक है जिसमें बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, तो जो इनका साइज है वो बहुत छोटा है। साइज कैसा बेटा, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। ठीक है। थर्ड, अगर मैं बात करूं, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। देखो मैंने यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स बनाए, इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा। देखो ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। ठीक है, उनके बीच में स्पेस होता है। आपको थर्ड भी पॉइंट समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या बेटा, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, स्पेस है, उसके ऊपर जगह मिल रहा है, तो वो मूवमेंट शो करेगा, वो कंटिन्यूसली मूव करेगा अगर उसको स्पेस मिल रहा है। जैसे इस सॉलिड स्टेट है, इसके अंदर इसको बहुत कम स्पेस मिल रहा है, तो यहाँ पे भले ही मूवमेंट ना हो, अगर पार्टिकल्स दूर दूर होते, अगर जैसे कि मैं आपको लिक्विड और गैसियस स्टेट में बताऊंगी जहाँ पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो इनको यहाँ पे जगह मिल रही है, तो ये लोग कंटिन्यूसली मूव करेंगे। इनको स्पेस मिल रहा है, इस रैंडम स्पेस में ये लोग कंटिन्यूसली मूव करेंगे। ठीक है, तो इसकी फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, पार्टिकल्स of matter are continuously moving, are continuously moving।
देखो ये पॉइंट मैंने आपको समझाया, यहाँ इनको स्पेस नहीं है, सॉलिड में लगभग कॉम्पैक्ट है, जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ठोस है, ठीक है। लेकिन लिक्विड और गैसियस में उनको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा रैंडम एक्टिविटीज़, रैंडम मूवमेंट शो करने के लिए, तो वहाँ पे वो लोग कंटिन्यूसली मूव करेंगे। यहाँ पे तो जस्ट ज़्यादा वाइब्रेट ही कर लेंगे, मूव करने के लिए स्पेस ही नहीं है। यहाँ जहाँ स्पेस होगा वहाँ ये लोग रैंडम मूवमेंट शो करेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे। देखो लास्ट प्रॉपर्टी अगर मैटर की मैं बात करूं, लास्ट प्रॉपर्टी अगर मैं मैटर की बात करूं, बेटा स्पेस नहीं है, मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को रफ कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। लास्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं कि ये जो पार्टिकल्स है मूविंग है, अब ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, force of attraction is present between particles of matter। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। देखो कैसे, इसको एग्जांपल देखते हैं। देखो आपको एक जेन्युइन, एक बिल्कुल एक लाइफ का नॉर्मल जीवन का एग्जांपल लेते हैं, ज़िंदगी का, जिसमें देखो दो लोग हैं, अगर दो लोग दोस्त हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होगा, जो जिस भी फोर्स से वो आपस में बंधे होंगे, जिस भी फोर्स से वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे होंगे, अगर दोस्त है तो कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ अच्छी लग रही होगी, उनके आपस में बन रही होगी, तो लगभग साथ साथ रहेंगे। तो आपको देखो एक तो ये दो पार्टिकल्स हो गए बेटा, एक ये दो पार्टिकल्स हो गए, इनको देख के ऐसा लग रहा है ना, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तभी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर है। बात करें इन दोनों की तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। ये देखो कितना ज़्यादा एक दूसरे के करीब है, कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ है यहाँ पे। लेकिन एटलीस्ट मैंने पॉइंट क्या लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। देखो कम है ज़्यादा है ये बाद की बात है, लेकिन इतना सा है कि एटलीस्ट प्रेजेंट है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पांचों प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, अगर इनमें से एक में भी डाउट है, ये चीज़ें रिपीट होंगी, तो आपको यहाँ और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, आपको आपका डाउट रिजोल्व हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूंगी स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। देखिए मैटर की कितनी स्टेट होती है, मैटर की कितनी स्टेट होती है, इसकी बात करेंगे। मैटर कितनी दशाओं में एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। देखिए मैटर की 5 स्टेट होती है। पहली 5 में पाया जाता है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा और फिफ्थ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए अभी हम मेनली सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को पढ़ने वाले हैं। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन स्टेट आपका हायर क्लासेस का है, आप लोग 11th-12th में इन स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ रहे होंगे। हमारी 9th की बुक के पीछे एक मोर टू नो का ऑप्शन दिया है कि थोड़ा ज़्यादा जानने के लिए एक मोर टू नो का बॉक्स दिया है, जिसमें इन दोनों को हल्का हल्का डिफाइन किया हुआ है, बहुत थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जस्ट हल्का सा इंफॉर्मेशन दे रखा है। चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर के लास्ट में हम इन दोनों के ऊपर भी थोड़ा सा एक बार जो भी लास्ट में बॉक्स में दिया है उसको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। मेनली जो हमारे 9th क्लास में 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम इन्हीं तीनों पे ध्यान देंगे, इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा आपको लास्ट में एक बार बता दूंगी। इससे मेनली क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, और अगर पूछा गया तो जितना बुक में दे रखा है उतना मैं आपको एक बार थोड़ा डिटेल कर दूंगी, ठीक है। देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। सॉलिड का एग्जाम्पल ये डस्टर,
लिक्विड का एग्जाम्पल पानी, गैस का एग्जाम्पल आप लोगों ने भी देखा होगा। देखो अभी जो एयर है जिसमें हम सांस ले रहे हो गैस है, आपने बहुत सारी गैसेस के नाम भी सुनेंगे। ऑक्सीजन जो आप सांस ले रहे हो, CO2 जो आप छोड़ रहे हो, हाइड्रोजन सुना होगा, हीलियम सुना होगा, हाइड्रोजन सन जिससे मिलके बना है। ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुनेंगे गैसेस के। ठीक है, अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। देखो सॉलिड, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, लिखवा तो मैं आपको बाद में दूंगी, पहले थोड़ा सा बेस बनाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं। देखो एक डायग्राम मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ, उससे कितनी चीज़ें समझ पा रहे हैं सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे। ये कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, देखो देखो सॉलिड है, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बीकर में थोड़ा लिक्विड ले लेंगे, ये लिक्विड है थोड़ा, ठीक है बेटा। इसको हम शो कैसे करेंगे, इसी के ऐसे ही अगर शो करें तो इनमें पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे। यहाँ पे हम एक थोड़ा गैस का पार्टिकल शो करने की कोशिश करते हैं कि एक छोटा सा रूम है, इसमें गैसेस पार्टिकल्स है। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मान के चलो ये कोई रूम है, रूम छोटा इतना होता नहीं है, जस्ट बोर्ड पे एग्जांपल दे रहे हैं। मान के चलो कोई रूम है या किसी भी कंटेनर में गैस भरी है, कुछ भी सोच लो जो आपको एग्जांपल ठीक लगे। देखो इसको देख के जितनी चीज़ें समझ में आ रही है, सिर्फ पहले वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सॉलिड की विशेषताएं जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको समझ में आई होगी, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, चार पार्टिकल, 5, 6, 7, 8। देखो सबसे पहली जो आपको समझ में आ रही होगी, 1 और 2 के बीच में स्पेस, 1 और 2 के बीच में स्पेस। देखिए 1 और 2 के बीच में स्पेस, यहाँ देखो आप लोगों को स्पेस नज़र आ रहा है, 1 और 5 के बीच में, 2 और 6 के बीच में, मतलब किसी भी दो पार्टिकल के बीच में आपको स्पेस समझ में आ रहा है, स्पेस नज़र आ रहा है। तो लगभग ना के बराबर स्पेस है, नो स्पेस और वेरी लिटिल स्पेस, लिटिल स्पेस। यहाँ आपको एक दूसरे के बीच में स्पेस आ रहा है। देखो स्पेस यहाँ ज़्यादा है, स्पेस यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ स्पेस उससे ज़्यादा है, यहाँ सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। स्पेस है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो स्पेस कितना है, लेस देन सॉलिड, सॉलिड से मोर देन सॉलिड। देखो सॉलिड के दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं था, यहाँ पे लिक्विड के दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो सॉलिड से ज़्यादा स्पेस हो गया। यहाँ अगर वेरी लिटिल स्पेस बोल रहे हैं, नो स्पेस बोल रहे हैं, तो यहाँ मीडियम स्पेस है, या बोल सकते हैं कि स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, बोल सकते हैं लिटिल स्पेस। और यहाँ बोल सकते हैं मोर स्पेस, यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है। जस्ट देखो यहाँ स्पेस नहीं है या बहुत कम है, वेरी लिटिल स्पेस, ना के बराबर है। यहाँ देखो दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, थोड़ा ही है, लेकिन सॉलिड से तो ज़्यादा है। और यहाँ मैं देखूँ सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम स्पेस यहाँ पे है, मिनिमम स्पेस यहाँ पे है, और यहाँ पे मीडियम स्पेस है। तो अगर स्पेस के हिसाब से पहला क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा से कम या कम से ज़्यादा में जाना है, तो सबसे कम किस में बेटा, सॉलिड में, देखिए स्पेस नहीं है। फिर दूसरा किस में है, लिक्विड में। और सबसे हाई या मैक्सिमम किस में है, गैसेस में। तो गैसेस के दोनों पार्टिकल्स के बीच में, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे मैक्सिमम है
यहाँ पे मैक्सिमम है सबसे ज़्यादा, और मिनिमम कहाँ है, सॉलिड में। और लिक्विड में कितना हो गया, दोनों के बीच की स्टेज। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेकंड, आपको इस डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है? सेकंड, आपको इस डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है? देखो, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले एक एग्जांपल दिया था, 2 दोस्त। यहाँ देखो 2 पार्टिकल है, इनको एग्जांपल नॉर्मल लाइफ से रिलेट करते हैं, तो मान के चलो ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है। 2 पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब है, 2 दोस्त हैं। दोस्ती होती कब है? तब हम जैसे सिमिलर लोग मिलते हैं, या हमारी क्वालिटीज़, हमें किसी की क्वालिटी अच्छी लगती है, किसी को हमारी क्वालिटी अच्छी लगती हो, तो आपस में दोनों में बहुत बनती है, बहुत जुड़ाव रहता है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। इंटरमोलिकुलर मतलब कि मोलिक्यूल, इंटर मतलब इंटर कहाँ यूज होता है, जब 2 मोलिक्यूल के बीच की बात होती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 और 2, इंटरमोलिकुलर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो फोर्स है, जो अटैचमेंट है, जो इनको जोड़े रख रही है, वो क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा करीब बैठे, मतलब बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, वेरी हाई। यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ ठीक है, दोस्ती है, ठीक ठाक दोस्ती है। तो यहाँ कैसी है, हाई, लेकिन लेस देन सॉलिड। जो फोर्स है वो सॉलिड से कम है, जो फोर्स है वो सॉलिड से कम है। देखो यहाँ बहुत हाई है, वेरी हाई है, यहाँ सिर्फ हाई है और सॉलिड से कम है, यहाँ दोस्ती ठीक ठाक है। यहाँ देखा जाए तो लगभग नॉर्मली क्लासमेट्स हो गए, या बहुत बिल्कुल जैसे क्लास में हम हर इंसान से तो नहीं बोलते ना, फर्स्ट बेंच वाले का क्या पता लास्ट वाले बच्चे को जानता भी हो या नहीं, और जानता हो तो एक नॉर्मल क्लासमेट की तरह जानता हो, जैसे सहपाठी क्लास में बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मिलना होगा, जो आपस में चीज़ों का शेयर करना होगा, कि बुक शेयर करनी है या कोई ज्योमेट्री का कोई मटेरियल शेयर करना है, तो बहुत कम होगा। वो अपने दोस्तों में मेनली कोशिश करेगा इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना हो गया, मिनिमम। कितना हो गया, मिनिमम। अब देखो, अगर मुझे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर बताना हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, तो देखो हम देखते हैं घटता हुआ क्रम। तो सबसे ज़्यादा किस में है, सॉलिड में, फिर किस में हो गया, लिक्विड में, और गैस में कैसा हो गया, सबसे कम। ये क्रम आपको पिछले वाले से एकदम अपोजिट लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि स्पेस बढ़ता गया, स्पेस बढ़ता गया, स्पेस बढ़ रहा है। जैसे जैसे स्पेस बढ़ रहा है तो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्ट करने की फोर्स है दोनों पार्टी, एग्जाम्पल में दोस्ती में जो अटैचमेंट है, जो आपस में वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो कम होती जाएगी क्योंकि स्पेस बढ़ता जा रहा है। ऐसे बोलते हैं ना, दूरियों से स्पेस, दूरियां जैसे जैसे बढ़ती है तो वो फोर्स नहीं रह जाती है। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट। पैकिंग भी आपको दिख रही होगी, एकदम डेंसली पैक है, वही स्पेस वाली बात है, एकदम डेंसली पैक है। ये थोड़ा लूजली पैक है, और ये लगभग पैकिंग ही नहीं है, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी खिंडा हुआ है, एकदम बिखरा हुआ सा पड़ा है, ठीक है। तो सॉलिड कैसा होता होगा, डायग्राम एक बार आपको दिखाने के लिए। लिक्विड कैसा होता होगा, उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता होगा, और गैसियस में कैसा रहता होगा। तो जस्ट एक बार डायग्राम से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और अभी हम 1 बाय 1 तीनों को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड की और सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड में सबसे पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड में सबसे पहला पॉइंट, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट कौन सा होगा? ए पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठोस की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो सॉलिड देखते हैं, सी ये डस्टर है, ये डस्टर सॉलिड है, ठोस है, आपको दिख रहा है ना कि सॉलिड है। इस डस्टर को देख के आप कितनी चीज़ें बता पा रहे हैं, कितनी चीज़ें समझ पा रहे हैं। देखो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो डस्टर है
इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अगर मैं इसको वेइंग मशीन पे रखूँ, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। और इसको किसी भी वेइंग मशीन में रख लो, कहीं भी तोल लो, वो मास एकदम डेफिनेट होगा। अगर यहाँ एग्जांपल मानो ये 100 ग्राम का आ रहा है, तो किसी और बाट में, किसी और वेइंग मशीन में इसको तोलोगे तो वहाँ पे भी इसका जो मास होगा, मास और वेट में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। यहाँ एक बार जस्ट एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ, भार जितना होगा वो कितना होगा, लगभग हर वेइंग मशीन में सेम ही रहेगा। तो इसमें मैं फर्स्ट चीज़ समझ में आ रही है कि इसका डेफिनेट मास है, डेफिनेट मास है। फर्स्ट पॉइंट है सॉलिड का कि सॉलिड हैव डेफिनेट मास। इसका जो भार है, इसका जो मास है वो निश्चित होता है, इसका जो मास है वो निश्चित होता है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखो इसको आप चाहे देखो इसको आप कहीं भी रख लो, आप इसको किसी टेबल पे रख दो, किसी बेड पे रख दो, किसी शिप में रख दो, यहाँ तक कि शिप मतलब जहाज, किसी जहाज में रख दो, कहीं भी रख दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, ये जगह उतनी ही घेरेगा, इतनी ही स्पेस घेरेगा। ऐसे रखोगे तो इतनी स्पेस घेरेगा, ऐसे रखोगे इतना स्पेस, किसी भी डायरेक्शन में रखोगे स्पेस इतना ही घेरेगा। कहीं भी अगर इसको रखोगे तो इसका जो वॉल्यूम है, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, वो डेफिनेट होगा। सेकेंड, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, आपको सेकेंड पॉइंट समझ में आएगा। पहला किसका मास डेफिनेट होगा, दूसरा इसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, देखो ये जो सॉलिड है ये बहुत रिजिड है। इससे पहले देखो ये जो सॉलिड है इसकी बाउंड्री एकदम डिस्टिंक्ट है। ये जो सॉलिड पार्टिकल है, ये जो डस्टर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये जो डस्टर होगा एकदम जो इसकी बाउंड्रीज है वो डिस्टिंक्ट है। ये इधर इधर कैसे भी नहीं हो रही, एकदम इसकी बाउंड्री फिक्स्ड है, इसकी बाउंड्री में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है। नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है। आप फ्रिज है, फ्रिज की बाउंड्री एकदम फिक्स है, इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एकदम फिक्स है। ऐसा थोड़ी थोड़ी देर में इसकी बाउंड्री यहाँ से होके ऐसे हो जाएगी, थोड़ी देर में डस्टर इतना बड़ा हो जाएगा, इसकी बाउंड्री चेंज हो जाएगी, नहीं। तो इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो डिस्टिंक्ट फिक्स्ड होती है, फिक्स बाउंड्रीज। ठीक है, तीसरा पॉइंट। फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। देखो डस्टर को मैं कंप्रेस करने की कोशिश करती हूँ, कंप्रेस नहीं होगा ना। आप टेबल को कंप्रेस करने की कोशिश करो, उसको दबाने की कोशिश करो, उसको उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने की कोशिश करो, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। तो सॉलिड जो होता है उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, वो लगभग इनकम्प्रेसिबल होता है कि वो कंप्रेस नहीं हो सकता है। तो इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। आप इस पर अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी लाओगे, बहुत ज़्यादा अगर इस पर फोर्स लगाओगे तो कंप्रेसिबिलिटी तो इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस तो फिर भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट ही जाएगा, पर वो कंप्रेस नहीं होगा। बहुत ज़्यादा अगर फोर्स लगाओगे, मच फोर्स या मच प्रेशर कैन ब्रेक सॉलिड्स। अगर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करोगे, उस पर ज़्यादा प्रेशर डालोगे, कंप्रेस करने की ज़्यादा कोशिश करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, पर वो कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि कंप्रेस की तो प्रॉपर्टीज़ है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि कंप्रेस की तो उसके अंदर प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये मार्कर ही नहीं चल रहा है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकती हूँ, कैन ब्रेक सॉलिड, विल ब्रेक या कैन ब्रेक if we apply so much pressure या more pressure। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की फोर्थ फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सिक्स पॉइंट आप सॉलिड्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, जो सिक्स पॉइंट है वो बोल सकते हैं कि जो सॉलिड्स होंगे, जो ठोस होंगे, अभी जो डायग्राम थोड़ी देर पहले समझाया था, जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच थे, जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच थे, जो स्पेस था उनके बीच में नहीं था। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी लिटिल, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि नो इंटरमोलिकुलर स्पेस। सिक्स्थ में बोल सकते हैं नो इंटरमोलिकुलर स्पेस इज प्रेजेंट
between its particle is present between its particle, कि जो सॉलिड के दो पार्टिकल है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगा। ठीक है, जो सॉलिड के दो पार्टिकल है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होगा। स्पेस नहीं है ना, या तो स्पेस नहीं है ये बोल लो, या बहुत कम स्पेस है ये बोल लो, दोनों का एक ही मतलब है, लगभग ना के बराबर स्पेस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है स्पेस वाला में, और एक और पॉइंट बताया था आप लोगों को, स्पेस के अलावा भी एक और पॉइंट बताया था, वो क्या था कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड, intermolecular force of attraction in solid is very high, is very high। 8 पॉइंट में क्या बोल सकती हूँ, देखो 8 पॉइंट में बोल सकती हूँ डेंसिटी इसकी बहुत हाई होती है, हाई डेंसिटी। कैसे, देखो मान के चलो मैं एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। देखो सॉलिड मैंने ऐसे बताया था, मान के चलो 3 बॉक्स ले रहे हैं सेम वॉल्यूम के, सेम साइज के 3 बॉक्स ले रहे हैं। देखो साइज थोड़ा एक बार देख लेना आप लोग, 3 बॉक्स ले रहे हैं सेम साइज के। जो सॉलिड होगा ना उसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे। समझ में आया? अगर साइज अगर सेम लिया है, देखो ये सेम साइज है, थोड़ा डायग्राम एक बार आप लोग देख लेना। साइज अगर मैंने सेम लिया है तो जस्ट ऐसे एग्जांपल की बात करें, डेंसिटी मतलब घनत्व सुने हो कभी? जैसे देखो पॉपुलेशन का घनत्व देखते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वही डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कहीं 500 लोग रह रहे हैं और कहीं 5000 लोग रह रहे हैं, तो कहाँ ज़्यादा घनत्व हो गया, कहाँ ज़्यादा डेंसिटी हो गई? जहाँ 5000 रह रहे हैं, क्योंकि स्पेस तो मैं सेम ही ली हूँ। तो ऐसी अगर मैं सॉलिड लिक्विड गैस की बात करी हूँ, तो अगर मैं स्पेस जो वॉल्यूम अगर सेम ही ली हूँ, तो यहाँ देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, बहुत ज़्यादा है, यहाँ उसके कंपेरिजन में कम है, यहाँ सबसे कम है। तो यहाँ घनत्व, यहाँ जो डेंसिटी है वो सबसे हाई है, यहाँ उससे कम है, यहाँ मिनिमम हो गई, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, ये बीच में मीडियम। तो थोड़ा आइडिया मिला होगा ना कि डेंसिटी किससे कहते हैं। बाकी डेंसिटी आगे आने वाले चैप्टर में एक्सप्लेन होगा, और अगर केमिस्ट्री में नहीं भी होता है तो फिजिक्स में तो पक्का होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, और इस पर प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स आप लोग सब देखेंगे। तो डेंसिटी हाई है, देखा अगर सेम स्पेस लिया तीनों में तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मान के चलो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो यहाँ कितने लोग हैं, यहाँ लगभग 4 4 8 4 12 4 16 है, यहाँ कितने हो गए, 2 3 5 2 7 8 ही हो गए, यहाँ 5 ही हो गए। तो सबसे हाई डेंसिटी सॉलिड में। थोड़ा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 9th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ सॉलिड के एस्पेक्ट में, 9th पॉइंट की मैं बात करूँ, मैं बोलूँगी नो डिफ्यूज़न। अब हमने ये तो लिख दिया कि नो डिफ्यूज़न लिख दिए, लेकिन नो डिफ्यूज़न में देखो, अभी डिफ्यूज़न जो टर्म है इसको भी समझना जरूरी है, वरना पॉइंट समझ नहीं आएगा। ये तो समझ में आएगा कि डिफ्यूज़न नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर केमिस्ट्री में बात करें, बायो और केमिस्ट्री में अलग अलग डेफिनेशन होते हैं, केमिस्ट्री में बात करें तो डिफ्यूज़न क्या होता है कि 2 डिफरेंट पार्टिकल को आपस में उनकी इंटरमिक्सिंग होनी है, 2 डिफरेंट पार्टिकल की इंटरमिक्सिंग होनी है। अब आप ही बताओ, देखो ये एक सॉलिड है, ठीक है। अब देखो 2 डिफरेंट पार्टिकल की इंटरमिक्सिंग होनी है। मान के चलो आपकी क्लास है, उसमें 30 चेयर्स रखी है, 30 चेयर्स रखी है, या बेंचेस लगा लो, 15 बेंचेस रखे हैं, एक बेंच के ऊपर 2 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 30 स्टूडेंट्स की जगह। अब आपकी क्लास में सारे के सारे इंडियन है, ठीक है, सारे लोग इंडियन है, एक फॉरेन बच्चे का एडमिशन होता है और आपकी ही क्लास में होता है। लेटेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, आपकी ही क्लास में होता है। क्योंकि देखो मैं डिफ्यूजन को आगे समझाऊंगी, लेकिन डिफ्यूजन में आपको 2 चीजें समझनी है। पहली तो चीज है कि इंटरमिक्सिंग हो रहा है, कि आपस में मिल रहे हैं, तो मिलने के लिए सबसे पहले स्पेस होना चाहिए,
देखो सॉलिड में स्पेस, मैंने आपको बोला स्पेस देखो सॉलिड में, नो इंटरमोलिकुलर स्पेस इज प्रेजेंट, स्पेस ही नहीं है सॉलिड में। तो जब स्पेस ही नहीं है, 30 चेयर है, 30 की 30 भरी है, 15 बेंचेस है, 15 के 15 भरे हैं, स्पेस ही नहीं है, तो आप मिक्स कैसे करोगे? आप उसमें उसको घोलोगे कैसे? आप उसको रखोगे, ये तो एग्जाम्पल था, बिठाओगे कैसे? तो यहाँ कोई और पार्टिकल हो, पहले था कि स्पेस चाहिए, दूसरा था कि दो डिफरेंट पार्टिकल्स चाहिए, इंटरमिक्सिंग हो लेकिन डिफरेंट पार्टिकल्स की। तभी मैंने बोला कि इंडियन के बीच में एक फॉरेन आके बैठ गया, वो फॉरेन डिफरेंट हो गया ना। पहला तो फॉरेन चाहिए कि डिफरेंट हो, दूसरा स्पेस चाहिए, स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है तो डिफ्यूजन ही नहीं होगा। डिफ्यूजन आगे आने, इसके बाद डिफ्यूजन नेक्स्ट टॉपिक है, तो जस्ट थोड़ा सा समझने के लिए, तो डिफ्यूजन नहीं होगा। आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, करना चाहो तो 10th पॉइंट, कि सॉलिड बहुत रिजिड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। देखो डस्टर बहुत कठोर है ना, ये डेंसली पैक होते हैं, रिजिड होते हैं, फिर ऐसे बोल सकते हो बहुत डेंसली पैक्ड है। मान चलो एक बॉक्स के अंदर 30 बॉल आने की जगह आपने 30 की 30 रख दी है, अब कितना डेंसली पैक हो गया, कितना अच्छे से उसकी पैकिंग हुई, इसमें और जगह ही नहीं है। आपके 10 के 10 पॉइंट आपको समझ में आएंगे, आई होप सो। एक एक पॉइंट को मैंने ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सॉलिड हमारे यहाँ खत्म होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ खत्म होती है। समझ में आया? देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट जो स्टेट ऑफ मैटर है वो है लिक्विड। देखो लिक्विड के बाद में बात करेंगे। लिक्विड, देखिए लिक्विड की प्रॉपर्टी बारे में बात करते हैं। पानी, लिक्विड का एक सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं पानी। पानी आप सब लोगों ने देखा है, पानी आप सब लोगों ने देखा है। पानी का एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो पानी को देख के आप कितनी चीज़ें समझ पा सकते हो, पानी को देख के आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। देखो सॉलिड को देख के हम समझ रहे थे, सॉलिड को देख के हम समझ रहे थे साइज डेफिनेट है, साइज जो है निश्चित है। पहला पॉइंट यही था, डेफिनेट मास या बोल सकते डेफिनेट साइज, साइज डेफिनेट है एकदम, ठीक है। आपको पता है, मान के चलो इसको देख के क्या पता चल रहा है कि रेक्टेंगुलर है, इतने पोर्शन को देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जानते हो ना, हिंदी में शायद इसको रेक्टेंगल को हिंदी में आयताकार, देख लेना एक बार हिंदी में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब क्या था कि जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग हो, ठीक है। इसका स्पेस आप शेप आपको दिख रहा है। देखो मार्कर आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है, मार्कर आपको दिख रहा है, इसका साइज भी आपको समझ में आ रहा है, इसका शेप भी समझ में आ रहा है आपको कि इसका शेप डेफिनेट है सॉलिड में, क्या लगभग सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, इसको थोड़ा बोल सकते हैं। तो आपको इसका शेप समझ में आ रहा है। लिक्विड आपको शेप समझ में आता है, लिक्विड उसका आपको कोई आकार दिखता है पानी का, किसी को भी लिक्विड का शेप समझ में आता है? तो लिक्विड का कोई शेप होता ही नहीं है, तो आपको लिक्विड का शेप समझ में कहाँ से आएगा? इसका पहला पॉइंट है कि शेप ही नहीं होता, इनडेफिनेट शेप या नॉट डेफिनेट शेप, इनडेफिनेट शेप, इनडेफिनेट शेप। पानी को आप जिस कंटेनर में डालोगे ना, उस कंटेनर का शेप वो ऑक्यूपाई कर लेगा। अब अगर आप उस पानी को 1 लीटर की बोतल में डाल रहे हो तो उस बोतल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, उसमें फिट हो जाएगा। 1 लीटर के जग में डाल रहे हो, 1 लीटर के मग में डाल रहे हो, तो कंटेनर ऑफ वेसल के अकॉर्डिंग वो अपना शेप को डिटरमाइन कर लेता है, निर्धारित कर लेता है। इनडेफिनेट शेप होता है, शेप नहीं होता है। कैन टेक शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। जिस भी कंटेनर में आप उस, देखो इसका थोड़ा अपना इंग्लिश देख लेना, कैन टेक शेप ऑफ कंटेनर, जिस भी कंटेनर में आप उसको डालोगे उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप की शेप ले लेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 1 लीटर की बोतल में डालोगे, 1 लीटर के मग में डालोगे, जग में डालोगे, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आएगा कि इसका कोई अपना डेफिनेट शेप नहीं होता। दूसरा मैं बात करती हूँ, ठीक है शेप नहीं होता, पानी का शेप आप किसी ने भी नहीं देखा है, इवन मैंने भी नहीं देखा है, पानी का शेप नहीं होता, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होती है। अब देखो वॉल्यूम क्या है, कितना वो ऑक्यूपाई करेगा,
कितना वो ऑक्यूपाई करेगा। देखो वॉल्यूम आप लोगों ने लिखा भी देखा होगा ना, वॉल्यूम आप लोगों ने लिखा देखा होगा कि ये 1 लीटर पानी की बोतल है, ये 2 लीटर पानी की बोतल है, ये कोल्ड ड्रिंक 1.25 लीटर की है, 1.25 लीटर, 500 ml, ये जो 500 ml है, 1 लीटर है, 1.5 लीटर है, ये सब उसका वॉल्यूम है। तो उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट है। आपने पानी की बोतल के पीछे देखा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के पीछे देखा, कोई भी एग्जांपल ले लो, वॉल्यूम डेफिनेट है। वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट की 1 लीटर है, 2 लीटर है, पानी कितना लीटर है, तो उसका वॉल्यूम डेफिनेट है। थर्ड पॉइंट की मैं अगर बात करती हूँ, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है, इंटरमोलिकुलर स्पेस यहाँ पे कितना होता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस लिटिल होता है। अगर सॉलिड में वेरी लिटिल, बहुत कम, सॉलिड में नो लिखवाया है तो यहाँ पे लिटिल है, तो कितना हो गया? मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा हो गया। जो स्पेस है 2 पार्टिकल के बीच में, वो सॉलिड से ज़्यादा हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करती हूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्पेस ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया? वहाँ स्पेस ज़्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो गया? हाई। क्योंकि सॉलिड में मैं क्या लिखवाई हूँ? वेरी हाई। वहाँ अट्रैक्शन कितना था? बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ कितना हो गया? सिर्फ ज़्यादा ही है, तो सॉलिड से कम हो गया, लेस देन सॉलिड। पानी की अपनी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती, बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती है। पानी जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है। सॉलिड अगर डेंसली पैक है तो ये लूजली पैक्ड होता है, पानी जो होता है ना, उसका F प्रॉपर्टी है, पानी लूजली पैक है क्योंकि सॉलिड एकदम डेंसली पैक्ड है, तो उसके हिसाब से लूजली पैक हुआ, उसके रेस्पेक्ट में, उसके अनुसार ही लूजली पैक्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें ये फ्लूइडिटी रखता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी क्या होता है? फ्लूइडिटी मतलब फ्लूइड मतलब विच कैन फ्लो, जो बह सकते हैं। अब आपने पानी को बहते हुए देखा होगा ना। फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी रखता कौन कौन है? लिक्विड भी रखता है, गैस भी फ्लो होती रहती है। आप कहीं भी गैस छोड़ दो, देखो वो फ्लो के चली जाएगी आपको वहां तक। अगर सिलेंडर अगर लीक कर रहा है, अगर उसका गैस छूट रहा है, तो आपको गेट के बाहर तक भी अगर स्मेल आएगी, सिलेंडर आपको पता चल जाएगा कि घर के अंदर स्मेल आ रही है। एयर के अंदर भी होता है, वाटर के अंदर भी होता है। फ्लूइडिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो सब्सटेंस होता है, जो भी मेटेरियल होता है वो फ्लो कर सकता है। तो इनके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है, तो ये फ्लो कहाँ से कहाँ करेंगे? हाई टू लो। फ्लो कहाँ से कहाँ करेंगे? हाई टू लो। आपने पानी बहते देखा होगा बेटा, रिवर से पानी, हमें रिवर आपने कभी ऊपर चढ़ते हुए देखी है? वो फ्लो ही नहीं कर सकती लो टू हाई, वो हाई से लो ही फ्लो करती है। आपने वाटरफॉल को भी गिरते हुए देखा होगा, ऐसे झरना नीचे गिरता है ना, कोई भी माउंटेन से आपने ऐसे झरना नीचे गिरता है। अपनी रिवर भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पानी चढ़ाना है, तो नॉर्मली पाइप लगा दोगे, तो ऐसे थोड़ी आपके वॉशरूम में पानी आ जाएगा। आप मोटर का यूज करते हो ना, अगेंस्ट में जाके मोटर उसको एनर्जी सप्लाई करके हो पाता है। नेचुरली मैं बात करूँ तो हाई टू लो, ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा। तो फ्लूइडिटी कहाँ हुआ था? हाई टू लो। ओके, कंप्रेसिबिलिटी की एक प्रॉपर्टी बेटा, कंप्रेसिबल। लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो, लिक्विड को हाथ में लो, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो। कंप्रेस क्या होता है? देखो बैलून है, उसको आप कंप्रेस करते हो पाता है ना। आपने बॉल्स देखी होंगी जिसको आप कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, जो गेंद कंप्रेस हो जाते हैं, जिससे बच्चे खेलते हैं टॉय के रूप में। लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि लिक्विड आप एक हथेली में पानी लेकर देखो, उसको कंप्रेस करके देखो, उसमें प्रॉपर्टी है ही नहीं कर पाओगे कंप्रेस। तो ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। आपको सारी प्रॉपर्टीज आई थिंक समझ में आया हो। हम नेक्स्ट इसके आगे चलेंगे, एक बार इसको नोट कर लो।
देखो एक दो पॉइंट और बताती हूँ। कितना हो गया, 7 हो गया। 8वां देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको पिछले सॉलिड में भी डायग्राम बना के बताया था। 8 पॉइंट, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट रफ ही कर देती हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट रफ कर रही हूँ ताकि मैं 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकूँ। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने आपको घनत्व समझाया था। मैंने पॉपुलेशन का भी एग्जांपल दिया था। सेम अगर वॉल्यूम अगर सेम रखे, 3 छोटे छोटे वेसल्स या कंटेनर भी बनाए थे जिसमें मैंने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिन के बताए थे कि कितना डेंस है, कितना घनत्व है। तो देखो डेंसिटी का पॉइंट भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, डेंसिटी का पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डेंसिटी इनकी सॉलिड से कम होती है। सॉलिड में मैक्सिमम डेंसिटी है, देखो कितना ज़्यादा घनत्व था, सॉलिड में मैक्सिमम डेंसिटी है। तो यहाँ पे डेंसिटी लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड। अगर सॉलिड में हाई डेंसिटी लिखोगे, अगर आप सॉलिड में हाई डेंसिटी लिखोगे तो यहाँ पे लेस डेंसिटी लिखोगे या लो डेंसिटी लिखोगे, लो डेंसिटी। अगर सॉलिड में हाई लिख रहे हो तो यहाँ लो लिखोगे और गैस में वेरी लो लिखोगे। ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप क्या लिख रहे हैं। अगर सॉलिड में वेरी हाई लिखोगे तो यहाँ पे हाई लिखोगे, गैस में लो लिखोगे। देखना आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो। तो ये ज़्यादा बेटर चीज़ है कि लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम होती है। ठीक है, ठीक है। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं बोल सकती हूँ डिफ्यूजन भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। डिफ्यूजन मैंने अभी सॉलिड में भी आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि इंडियन स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था, उसमें एक फॉरेनर आ रहा था। मैंने वहाँ पर को बोला डिफ्यूजन के लिए स्पेस चाहिए, तो सॉलिड में तो स्पेस नहीं था, लेकिन लिक्विड का अगर मैं डायग्राम लेती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 30 चेयर है, उसमें से 22 या 20 चेयर भरी है, लेकिन 7-8 पार्टिकल, 7-8 बच्चों की जगह है ना, तो 8 फॉरेनर ले आएंगे। इंडियन नहीं चलेगा क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल चाहिए। 8 फॉरेनर ले आएंगे, 7 फॉरेनर ले आएंगे, 5 फॉरेनर ले आएंगे, 1-2 सीट खाली भी छूट जाए, लेकिन है ना पॉसिबिलिटी, जगह है ना, तो बिठा सकते हैं। सॉलिड में नो डिफ्यूजन था, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, तो बोल सकते हैं लो डिफ्यूजन होता है, लो डिफ्यूजन होता है, लेकिन होता है। देखो अब ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आप सॉलिड में तो नो है, बिल्कुल जगह ही नहीं है, नहीं बैठा सकते। अगर यहाँ लो लिखोगे, यहाँ लो लिखोगे तो गैसेस में तो बहुत सारी जगह, बहुत सारी जगह, तो वहाँ हाई लिखोगे। अगर यहाँ लो लिखोगे वहाँ लिखो। अगर यहाँ पे आप हाई डिफ्यूजन लिखते हो, यहाँ हाई लिखते हो, तो वहाँ आपको वेरी हाई लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना आप लिख क्या रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। देखो लिक्विड भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं गैसियस की तरफ। गैसियस लास्ट स्टेट ऑफ मैटर है हमारा गैसियस। लास्ट स्टेट ऑफ मैटर है गैसेस। गैसेस के अकॉर्डिंग अब हम जल्दी जल्दी कोशिश करते। देखो गैसेस का मास भी डेफिनेट नहीं होता, नहीं गैसेस का शेप भी डेफिनेट नहीं होता। आपने किसी गैस का शेप देखा है? इनडेफिनेट शेप, साइज शेप या कुछ भी बोल लो, ठीक है, इनडेफिनेट शेप। मैं आई के ऊपर मैं डॉट लगाना बहुत बार भूल जाती हूँ, मैं जब बोलूँ तो थोड़ा ध्यान दिया करें आप लोग। सेकंड, शेप नहीं होता उसका। वॉल्यूम भी गैसेस का नहीं होता है, इनडेफिनेट वॉल्यूम, इनडेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी गैसेस का नहीं होता। देखिए वॉल्यूम मतलब कितना एरिया वो कवर करेगी, वॉल्यूम का मतलब होता है कितना एरिया वो कवर करेगी। देखो यहाँ पे आप किचन में आप थोड़ी सी गैस लीक कर दो सिलेंडर की, थोड़ी सी, या तो गलती से हो जाए, या देखो ये एक्सपेरिमेंट करना मत, बहुत डेंजरस है, लेकिन जस्ट इसको फील करने की कोशिश करना। जस्ट सोचो एक बार, एग्जांपल लेके देखो। अगर किचन से गैस लीक हो जाता है, ठीक है, तो वो गैस आपको रूम्स तक, आपके बेडरूम तक, या इवन गेट तक, गेट के बाहर भी आसपास कोई एरिया में खड़ा है तो उसको भी पता चल जाता है कि साइड वाले घर में गैस लीक हो रहा है। अगर अमाउंट ज़्यादा है तो, थोड़ा बहुत है तो आपको घर के अंदर तो एटलीस्ट फील होगा, प्रेजेंस फील होगा कि गैस है, तो पूरा एरिया कवर कर लेगी। वॉल्यूम अपना जितना उसको वॉल्यूम दे देगा। इस रूम को कवर कर दो जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ, इस रूम को कवर कर दो, कहीं से अगर गैस निकलने की जगह मत डालो, ठीक है।
और अगर आप किसी भी एक कोने में यहाँ पे थोड़ा सा गैस इसको दे दो या थोड़ा सा गैस यहाँ पे रख दो, तो थोड़ी देर में वो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगी, पूरे रूम का वॉल्यूम कवर कर लेगी। वही सॉलिड है, आपने एक जगह डस्टर वहाँ रख दिया तो डस्टर वहीं मिलेगा, उसका वॉल्यूम डेफिनेट है, और ये जो गैस है पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो आपको समझ में आएगा इनडेफिनिट वॉल्यूम है। सी इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इसका मास डेफिनेट है, मास डेफिनेट है, डेफिनेट मास। कैसे बेटा मास डेफिनेट कैसे हुआ? मास डेफिनेट ऐसे हुआ, आप सिलेंडर में गैस भरवाने जाते हैं, आप सिलेंडर में गैस, अगर बाहर जो पीजी पे जो लोग स्टूडेंट्स रहते हैं दिल्ली या फिर किसी भी एरिया में, वो लोग जो खाना अपना खुद बनाते हैं उनको पता होगा, उनके पास छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, वो लोग सिलेंडर भरवाने जाते हैं तो बोलते हैं अंकल इसमें 3 किलो गैस डाल दो, 3 kg। जैसे मैंने आपको पानी में ऐसा बोला था ना, 1 लीटर बोतल, 1 लीटर पानी की बोतल, 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक, ml 500 ml ये चाहिए, 1 लीटर ये चाहिए, तो वो सब वॉल्यूम की बात होती है। यहाँ kg की बात कर रही हूँ मैं, kg की, kg मतलब मास। अंकल इसमें 1 kg LPG डाल दो। सिलेंडर में क्या होता है? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस ही होती है, उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर करके सिलेंडर में डाल दिया जाता है, वहाँ वो लिक्विड फॉर्म अटेन कर लेती है। गैस यहाँ थी, पार्टिकल्स ऐसे थे, गैस पार्टिकल्स ऐसे थे, उसको आप बहुत कंप्रेस करते जाओगे, लिक्विड स्टेट ये है मान के चलो, बहुत कंप्रेस करते जाओगे तो ये भी धीरे धीरे लिक्विड हो जाएगा। तो उसमें सिलेंडर में क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस ही है लेकिन बहुत कंप्रेस करने के बाद वो भी लिक्विड फॉर्म अटेन कर चुके। अगर आप सिलेंडर से उसको निकालोगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर घटेगा, उसको बाहर का प्रेशर एनवायरनमेंट में आएगा, तब वो फिर से गैस बन जाएगी। तो मास डेफिनेट है, 1 kg गैस आपको सिलेंडर में भरवानी है, आप 1 kg भरवाओगे, 1 kg के पैसे दोगे। आपको समझ में आया? देखिए नेक्स्ट, गैस भी फ्लो करती है। 4th प्रॉपर्टी में बात करूं, गैस भी फ्लो करती है, गैस फ्लो करती है, वही सेम, जहां बहुत सारी गैस है वहां से वो कोशिश करेगी। देखो जहां बहुत सारी भीड़ है, आपको खड़ा होना है, अब चलो मूवी के थिएटर में हो आप लोग, तो पीछे की तरफ बहुत सारी भीड़ होती है, मैक्सिमम लोग पीछे की सीट बुक करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं सीट नहीं मिल रही है और आपको बिल्कुल एकदम होता है जहाँ बहुत सारे लोग खड़े हो, बहुत एकदम भीड़ भाड़ का इलाका हो, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो आपको ये, अगर अकेले में सीट चाहिए तो आप आगे की सीट बुक करोगे। देखो इधर 50 की भीड़ अगर खड़ी है, एक रूम है, इधर अगर 50 लोग खड़े हैं, तो आप अगर अकेले में खड़ा होना चाहते हो, इसको मैं किस हिसाब से समझाऊँ आपको, फ्लो कैसे करेंगे। देखो इधर खुद ही बहुत सारी गैस है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो इधर खुद ही बहुत सारी गैस है और उधर बिल्कुल भी गैस नहीं है, ठीक है। तो गैस कोशिश करेगी कि हम इतना मतलब इतना कम्पैक्टली, इतना बीचा क्यों खड़े हो, इतना ज़्यादा, तो कोशिश करेगी, तो वहाँ बिल्कुल वो भी स्पेस है, खाली पड़ा है, तो कोशिश करेगी कि यहाँ के कुछ पार्टिकल्स उधर जाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को थोड़ा रिलीफ फील कराने की कोशिश करेंगे। ये जस्ट एग्जाम्पल है, गैस रिलीफ फील नहीं कराती है, जस्ट एग्जाम्पल है कि गैस जहाँ बहुत सारा उसका कंसनट्रेशन है, बहुत सारा अमाउंट है, वहाँ से लो की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो गैस भी फ्लो करेगी कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब इस पॉइंट से मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि गैसेस भी फ्लो करती है। 5th पॉइंट मैं बोलूँगी कि गैस के भी वही सेम सारे टॉपिक्स रिपीट होंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में कितना था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? मैक्सिमम था, सबसे ज़्यादा था, और यहाँ कितना हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम, सबसे कम, तीनों स्टेट्स में से सबसे कम, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा? स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, गैसेस का पार्टिकल देखो, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, स्पेस कितना हो जाएगा? मैक्सिमम, और फोर्स कितना हो गया था? मिनिमम। स्पेस हो जाएगा मैक्सिमम, स्पेस हो जाएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो बात करूँगी डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न देखो बहुत सारा स्पेस है, आपकी क्लास के अंदर है ही 5 बच्चे या 10 बच्चे, आप 20 फॉरेनर को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है स्पेस। अब 20 लाओ, 10 लाओ, 15 लाओ, वो तो आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन स्पेस है, इंटरमिक्सिंग हो सकता है, डिफरेंट पार्टिकल्स भी है, और उसके लिए जो क्राइटेरिया चाहिए स्पेस, वो भी अबेंडेंस में एनफ स्पेस है, अवेलेबल है। तो डिफ्यूज़न क्या होगा? डिफ्यूज़न यहाँ पे मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा होगा,
और लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, लगभग लास्ट ही बोल सकते हैं, डेंसिटी, घनत्व क्या होगा, घनत्व आप देखो वही सेम पॉपुलेशन, घनत्व कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना नंबर ऑफ लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में, जस्ट एग्जांपल के लिए जो बोला था। तो देखो घनत्व क्या होगा, है ही नहीं, गिने चुने लोग हैं, कितना दूर दूर एकदम घर है, कितना कम से लोग हैं, तो डेंसिटी क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम होगा। डेंसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। आई होप आपको गैसेस भी समझ में आया हो। एक बार आप इसको नोट करो, ठीक है। देखो फ्लो होगी कहाँ पे, हाई टू लो फ्लो होगी, तो फ्लो हाई टू लो होगी। देखो वैसे मैं गैसेस की बात करूँ, मैं यहाँ पे अगर खड़ी हूँ, मेरे को अगर यहाँ पे स्पेस मिलता है, ठीक है, बहुत देर अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ नॉर्मली, और मुझे अगर स्पेस मिल रहा है, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो मैं अपना हाथ को इधर उधर कर सकती हूँ क्योंकि मुझे स्पेस मिल रहा है। अब गैसेस है, इतना दूर दूर है बेटा, देखो पार्टिकल्स इतना दूर दूर है, अबंडेंट स्पेस है, इतना रैंडम मूवमेंट्स कर सकती है, इधर उधर उधर कंटिन्यूसली मूव कर सकती है। एनर्जी अगर है तो कंटिन्यूसली मूव कर सकती है, बहुत ज़्यादा रैंडम मूवमेंट्स कर सकती है। गैसेस फ्लो ऐसा ही नहीं बोलते हाई टू लो करेगी, ये गैसेस के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए बात होती है। देखो इसको और बेहतर तरीके से अगर मैं बोलना चाहूँ तो गैस के पास इधर भी स्पेस है जाने का, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो गैस फैलने की कोशिश करेगी। इस रूम में अगर मैं उसको रख दूँ, इस रूम में अगर मैं उसको रख दूँ, एक रूम में अगर मैं थोड़ी सी गैस रख दूँ और पूरे रूम को अगर मैं अच्छे से बंद कर देती हूँ, तो ये गैस है पूरे रूम को कवर करने की कोशिश करेगी, हर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी जहाँ भी इसका स्पेस मिल रहा हो जाने का। तो गैसेस फ्लो करती है, गैसेस मूव करती है कहाँ, इन ऑल डायरेक्शन। इसको और ज़्यादा बेटर हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो और मैंने आपको मास के टाइम पे एक चीज़ बताई थी, जब मैंने आपको मास पढ़ाया, मास समझाया, तो एक चीज़ बताई थी आपको, भी बताया था 1 kg सिलेंडर में गैस भरवानी है। पीजी पे जो लोग रहते हैं, जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, खाना खुद बनाते हैं, अभी एग्जांपल दिया था ना। देखो कैसे मैंने एग्जांपल दिया था एलपीजी का। एलपीजी में मैंने क्या बोला था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की, वो जो पेट्रोलियम गैस है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया गया, बहुत उस पर प्रेशर डाला गया तो लिक्विड फॉर्म में आ गई। अभी जो गैस जो सिलेंडर में वो लिक्विड फॉर्म में है, बाहर अगर निकलती है तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में आती है, फिर से स्पेस मिलेगा, फिर गैस बन जाएगी। तो एक पॉइंट हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, 9th हम बोल सकते हैं गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। और क्या बोल सकते हैं, देखिए अभी बोला साइड डायरेक्शन में फ्लो करेगी। देखो यहाँ था, उसने पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लिया, अगर उसको और स्पेस मिलेगा तो और स्पेस भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी। अगर मिलता है ज़्यादा स्पेस तो उस स्पेस में भी फैलने की कोशिश करेगी, और फैलाव करना चाहेगी, और अपने आप को एक्सपेंड करना चाहेगी। लेकिन मिलेगा तब तो, अब आपने तो एक बाउंड्री, एक वॉल खड़ी कर दी, तो कोशिश करेगी बाहर जाने की। वो क्या, वॉल तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो कितना ही कोशिश कर ले, कोई अगर होल नहीं मिलता है, अगर उसको होल नहीं मिलता है बिल्कुल नहीं जा पाएगी, लेकिन एटलीस्ट वो वॉल को कोशिश तो करेगी ना, तो वो अपना फोर्स एक्सर्ट करेगी, वॉल के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी। तो इसका बोल सकते हैं गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर में रखोगे, मैंने तो रूम का एग्जांपल दिया है, जिस भी कंटेनर में आप उसको रखोगे उसकी वॉल्स के ऊपर वो प्रेशर लगाने की कोशिश करेगी। आपको गैसेस में सारे पॉइंट्स आई थिंक समझ में आए हो, मैंने हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप, अगर नहीं रिलेट कर पा रहे, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, आप सॉलिड और लिक्विड की तरफ एक बार जाओ, उनकी प्रॉपर्टीज देखो, वहाँ ऐसा कोई स्टेटमेंट बोला होगा जहाँ क्या पता आपका डाउट गैस में आ रहा है तो वहाँ जाकर रिजोल्व हो जाए। तो एक बार सबको कोरिलेट करने की कोशिश करो। देखो अभी एक जल्दी से अभी एक टेबल बना लेते हैं जिसमें तीनों लिखेंगे, क्योंकि ये टेबल एग्जाम में आती है इसलिए बना रहे। देखो यहाँ पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पहला पॉइंट लिखेंगे शेप या साइज, शेप लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वॉल्यूम लिखेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे डेंसिटी।
चौथा पॉइंट लिखेंगे डिफ्यूज़न। पांचवा पॉइंट लिखेंगे कंप्रेसिबिलिटी। छठा पॉइंट लिखेंगे, 6 पॉइंट लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर सब पढ़ा चुकी हूँ, जस्ट एक टेबल बना रही हूँ, आप लोगों को ही बनाना चाहिए वैसे तो। अट्रैक्शन। 7th पॉइंट लिखेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस। कितना भी लिखे जाओ, पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी हो गया। फ्लूइडिटी भी एक एग्जांपल दे सकते हैं, कितना भी लिख लो बेटा। 7 पॉइंट सबसे मेन है जो अभी बता रही हूँ। देखो बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड की बात करें तो देखो ऐसे में बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकती हूँ मैं ना। आपको किसी में 8 पॉइंट लिखवाए, किसी में 9, किसी में 10, जितने पॉइंट ऐड करना चाहो करो, लेकिन मेन 7 पॉइंट यही है, सबसे मेन 7 पॉइंट यही है। ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड की तो शेप है, डेफिनेट है। शेप है, डेफिनेट है। नेक्स्ट बात करेंगे लिक्विड की। नेक्स्ट बात करेंगे गैस की। देखो शेप डेफिनेट है, इनका शेप डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। गैसेस का भी इनडेफिनेट है। वॉल्यूम डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है, वॉल्यूम इनडेफिनेट है। डेंसिटी अगर मैं बात करूं, डेंसिटी सॉलिड में मैक्सिमम है, डेंसिटी गैसेस में मिनिमम हो गई, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहीं मीडियम डेंसिटी हो गई। ठीक है, इससे कम, इससे ज़्यादा। डिफ्यूज़न बात करूँ, यहाँ डिफ्यूज़न नहीं होता है, यहाँ इससे थोड़ा ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न लो होता है, यहाँ डिफ्यूज़न हाई होता है। देखिए यहाँ तक का पॉइंट हो गया। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी बात करें तो सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकते, नो कंप्रेसिबिलिटी। गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। डेंसिटी को ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, यहाँ पे वेरी लो, बहुत कम। या ये बोल सकते, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ वेरी हाई। देखो ऐसे, जैसे एग्जांपल मैं लिख के बताती हूँ, आप उसको रफ करो तो इससे बोल सकते हैं वेरी हाई, तो यहाँ बोलेंगे हाई, और यहाँ बोलेंगे लो, लो। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी समझ में आएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की बेटा बात हो रही है, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ मिनिमम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा, सबसे कम। स्पेस, यहाँ सबसे कम स्पेस है दो पार्टिकल्स के बीच में, यहाँ सबसे ज़्यादा स्पेस है, मैक्सिमम। और ये तो बीच में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में अगर आता हो तो ऐसे लिखेंगे। इसके इसमें ऑर्डर कैसे लिखेंगे बेटा? अगर इसकी बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स में ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ये नोट करो, यहाँ मैक्सिमम है, वहाँ मिनिमम है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है। बाकी आपको हाई, लो वगैरह ये सब लिखना हो तो आप पीछे जो अलग अलग तीनों को बताया वहाँ से देख के लिखना। यहाँ मेनली अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, इसको मैं रफ कर रही हूँ अभी। ऑर्डर की बात करूँ तो इसमें मैं बोलूँ, देखो ये टेबल ख़त्म हो गई, टेबल ख़त्म हो गई, उसके बाद में जस्ट आपको ऑर्डर लिखवा रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में, तो सॉलिड में मैक्सिमम, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। और स्पेस की बात करूँ तो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा। समझ में आया? देखो फ्लूइडिटी की बात और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। फ्लूइडिटी जैसे मैं आपको पीछे बताया, सॉलिड फ्लो करते नहीं करते तो नो लिखेंगे, लिक्विड फ्लो करते हैं, लिक्विड फ्लो करते हैं, पानी फ्लो करता है ना, गैस फ्लूइडिटी यस लिखेंगे। और देखो पैकिंग की बात करेंगे, सो पैक्ड की बात करेंगे कि आपस में कैसा पैकिंग है, तो डेंसली पैक, बहुत ज़्यादा पैकिंग है। लिक्विड की अगर मैं बात करूँ तो लूजली पैक है, तो ये वेरी लूजली पैक्ड है, लूजली पैक है, और ये वेरी लूजली पैक्ड है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी मतलब बहुत दूर दूर है। ऐसे कितने भी पॉइंट ऐड करो, मेन ये 7 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। याद तो आप
बोर्ड से एक दिन पहले भी करोगे, समझ में आना चाहिए कि अगर नहीं भी याद आ रहा है तो भी आप सोच पाओगे क्या कॉन्सेप्ट था उसके पीछे, क्या पीछे की कहानी थी। समझ गए? देखो अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न स्टार्ट करते हैं, थोड़ा उसका एग्जाम्पल देखेंगे, किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। जस्ट 1-2 पॉइंट और उसके बारे में बात करते हैं, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। देखिए डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वैसे, पर देखिए स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग बिटवीन 2 different particles, ठीक है, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग बिटवीन 2 डिफरेंट पार्टिकल्स। डिफ्यूज़न के लिए 2 टर्म चाहिए, डिफ्यूज़न के लिए 2 टर्म चाहिए। पहला कि आपस में मिक्स हो रहे हो, और दूसरा डिफरेंट पार्टिकल्स हो, डिफरेंट पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हो, डिफरेंट पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हो। मिक्स कब होंगे, उसके लिए एक क्राइटेरिया था कि स्पेस होना चाहिए। इट इज़ द प्रोसेस इन विच, देखो इसको पूरा डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखा होगा, किसी रेफरेंस बुक एक्स चांद या आप जो भी फॉलो करते हो उसमें भी लिखा होगा, स्कूल में अपने टीचर ने भी लिखवाया होगा। डेफिनेशन आप कहीं से नोट कर सकते हो, जस्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। जैसे आप बोल सकते हो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग बिटवीन द 2 डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम लिखवाएंगे। तो स्पेस होना चाहिए। आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि मिक्सिंग हो रही है, स्पॉन्टेनियसली हो रही है। आपको बार बार मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ तो देखो, क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल से ही समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन को और बेटरली कैसे समझ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल में सबसे पहले एरोमा ऑफ परफ्यूम, और स्मेल ऑफ इमेंस स्टिक, स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, और भी बहुत सारे, 1-2 एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं तो, पर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखो परफ्यूम, इमेंस स्टिक और सिजलिंग फूड। देखो परफ्यूम से इमेंस स्टिक मतलब होता है बेटा अगरबत्ती, एरोमा मतलब होता है बेटा स्मेल, परफ्यूम आपको पता है इत्र। देखो आप जब मिरर के सामने अपने ऊपर परफ्यूम लगाते हो, खुद पे परफ्यूम स्प्रे करते हो, थोड़े टाइम में देखना लगभग पूरा एरिया, पूरा रूम हो गया या रूम और हॉल है तो मतलब आपके घर में लगभग परफ्यूम की स्मेल आएगी। आपके जो मम्मी पापा होंगे, आपके जो, अगर परफ्यूम का अमाउंट ठीक ठाक लगाया, अगर वो दूर भी है तो भी उन्हें पता होगा कि हाँ अंदर किसी ने परफ्यूम यूज़ किया है। ये एयर था ना, देखो एयर था, एयर के बीच में तो स्पेस होता है, देखो आपको भी पता है एयर के पार्टिकल्स है, ये एयर है, ऐसे ही कहीं रैंडमली है। ठीक है, उसके में क्या हुआ, आपने अपने ऊपर परफ्यूम छिड़का तो यहाँ पे क्या हुआ, परफ्यूम के पार्टिकल्स इसमें जाके ऐड हो गए। देखो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। पहला स्पेस है तभी तो ऐड होगा, अगर स्पेस होता ही नहीं तो कहाँ से ऐड होता। ठीक है, वही 30 की 30 चेयर्स भरी है तो कहाँ से ऐड होगा। दूसरा, पहला तो ये हो गया स्पेस है, दूसरा डिफरेंट पार्टिकल्स है। बेटा डिफरेंट कैसे है, क्योंकि ये एयर के पार्टिकल है और ये किसका पार्टिकल है, वो जो परफ्यूम आपने छिड़का है, जो परफ्यूम था, जो स्प्रे, जो जेल आपने छिड़का अपने, ये डिफ्यूजन के पार्टिकल है। तो ये 2 डिफरेंट पार्टिकल है, ये एयर का पार्टिकल हो गया, ये परफ्यूम का पार्टिकल है। तीसरा क्या है, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग है। आपको अपनी तरफ से बार बार ऐसा नहीं है कि आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करनी पड़ रहा हो या कुछ ऐड करना पड़ रहा हो। एक बार परफ्यूम छिड़क दिया तो पूरे रूम में परफ्यूम का जो स्मेल है वो अपने आप फ्लो करता हुआ चला जाएगा, जो पार्टिकल से अपने आप इसमें इंटरमिक्स हो जाएगा। रूम के बाहर भी पता चलेगा कि परफ्यूम यूज किया गया है, तो आपको पार्टिकल्स, ये देखो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्स अपने आप लगातार हो रहा है, आपने कुछ नहीं किया, अपने आप एयर के फ्लो में एयर का पार्टिकल्स के साथ वो फ्लो करते हुए इंटरमिक्स अपने आप ही जाता है, मिक्स होते जा रहे हैं। दूसरा देखो, अगरबत्ती अगर आप जला देते हो, अगर आप अगरबत्ती जलाते हो
अगर आप अगरबत्ती जलाते हो, आपने देखो अगरबत्ती वहाँ रखी है, आपके मंदिर में रखी है, अभी भी रखी होगी, लेकिन शाम को या सुबह जब आप लोग पूजा करते हो और उसको जलाते हो तो पूरा घर में उस अगरबत्ती की खुशबू मिक्स हो जाती है। एयर तो तब भी थी, और उसमें क्या हो गया, यहाँ पे अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स है, अगरबत्ती का जो स्मेल, जो धुआं जा रहा है, उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। सेम प्रोसेस। खाना अगर किचन में बन रहा हो, खाना अगर किचन में बन रहा हो, जब लगभग पकने वाला हो तो एक अलग ही स्मेल आती है। आप आसपास जो घर में और भी लोग हैं उन्हें पता चल जाता है कि जो मतलब खाना लगभग तैयार हो चुका है, तैयार होने वाला है। खाने की एक बहुत ही टेस्टी सी एक अलग ही यम्मी सी स्मेल आती है। ठीक है, तो आपको खाने वाला एग्जाम्पल और देख सकते हैं, देखो और एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें 4th पॉइंट एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो जस्ट समझने के लिए इसकी बात करते हैं। इसको आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। देखो एयर पोल्यूशन, देखो ये आपके एयर के पार्टिकल्स थे, आपने देखो ना इंडस्ट्रीज में, आपने इंडस्ट्री देखी होगी, नहीं इंडस्ट्री देखी एटलीस्ट नहीं भी देखे होंगे तो बुक्स में देखे होंगे आप, कि एक चिमनी दिखाते हैं बुक्स में, उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाते हैं बुक्स में, पिक्चर्स के अंदर, बुक्स में, मूवीज में। तो देखो जब धुआं निकलता है तो बिल्कुल आसपास का जो जैसे चिमनी से धुआं निकला तो ऊपर की तरफ जो है पूरा का पूरा जो लगभग वो पोर्शन आपको ब्लैक सा नजर आता होगा। चिमनी तो धुआं अंदर से निकल रहा था, जैसे ही चिमनी खत्म होती है और वो धुआं फेंकती है तो वो पूरा ब्लैकिश हो जाता है। क्या होता है कि जो एयर थी वहाँ के आसपास की, उसमें बीच बीच में आपको वो जो स्मोक के पार्टिकल्स है, जो धुएं के पार्टिकल्स है ना, वो ऐड हो जाते हैं। जो धुएं के पार्टिकल्स हैं वो ऐड हो जाते हैं और वो उसके साथ मिक्स हो जाता है, अच्छे से घुल जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलता कहाँ हवा कहाँ धुआं, वो हवा धुआं एकदम आपस में मिक्स हो चुके थे। तो एयर पोल्यूशन भी डिफ्यूजन का भी एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं। आई होप आप सब लोग को डिफ्यूजन समझ में आया होगा विद एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हुए, लाइक सचिन अपनी अगली बारी खेलते हुए, मजाक था। नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर है जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन। ये नेक्स्ट पॉइंट बेटा सारा का सारा जितना पढ़ाया है ना, इसमें से मुझे नहीं लगता आप एक भी चीज छोड़ सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मैटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, पदार्थ क्या होता है और उस पदार्थ की विशेषताएं क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टेट ऑफ मैटर, जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों पढ़ाई। अलग से भी आ सकता है व्हाट इज सॉलिड और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। तीनों में अलग अलग भी आ सकता है, तीनों का कंपैरिजन भी आ सकता है कि टेबल बनाओ, डिफरेंशिएट बिटवीन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर या सॉलिड लिक्विड एंड गैस, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिफ्यूजन, राइट एनी 2-3 एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग डिफ्यूजन, कौन कौन से पदार्थ उसको अफेक्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन स्किप हो सकता अभी तक। ठीक है, बाकी देखिए फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करता है। तो अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन सा फैक्टर है जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है, तो वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिफ्यूजन। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब सामान्य भाषा में मैं समझाऊं तो क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप राइज करोगे वैसे वैसे जो डिफ्यूजन है उसका रेट, उसका दर डिफ्यूजन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल इसको और एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या ही देंगे, देखो मैं एग्जाम्पल बोल सकते हो। देखो कैसे बोलेंगे कि आप धूप अगरबत्ती के पास जाके खड़े हो, जली नहीं है वो, पास जाके खड़े हो, उसको स्मेल करने की कोशिश करो। देखो स्मेल तभी भी आएगी, लेकिन उसका जो ज्यूरिसडिक्शन, सॉरी वो पॉलिटी का वर्ड है, जो उसका जो एरिया है, क्षेत्र अधिकार, जो उसका कितने तक वो फैल सकती है, मतलब जो स्मेल है वो कहाँ तक जा सकती है, वो लिमिटेड होगा, वो सीमित होगा। कि उसको जो स्मेल करोगे, पास से करोगे तो आपको स्मेल आएगी, डिफ्यूजन वहाँ पे भी होगा, बस बहुत थोड़े से एरिया में होगा। हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ाया, आपने धूपबत्ती को आग लगाया, जैसे आपने धूपबत्ती को आग लगाया वो जल गई तो उसकी स्मेल जो है वो बहुत तेज़ी से, टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ गया, अब वो जल गई तो उसका जो स्मेल है ना, टेम्परेचर बढ़ाया तो डिफ्यूजन बढ़ गया। डिफ्यूजन क्या था, जो एयर के पार्टिकल्स के अंदर
अगरबत्ती की स्मेल के पार्टिकल्स ऐड हो गए, एयर के पार्टिकल्स के अंदर अगरबत्ती की जो स्मेल थी, जो सुगंध थी, जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे, जो सुगंधित जो पार्टिकल्स थे वो ऐड होते चले गए। देखिए टेम्परेचर बढ़ा, डिफ्यूजन बढ़ा, हुआ क्या, कैसे बढ़ा? अब आपको ये तो समझ में आ गया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ता है डिफ्यूजन बढ़ जाता है। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, कैसे बढ़ा होगा? देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मोशन के लिए उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, एनर्जी जो मोशन में होती है। देखो मान के चलो, देखो एक यहाँ पे एक स्टैंड लगाया और वहाँ मैंने इसको डस्टर को रख दिया, तो अभी ये डस्टर एकदम रखा है, कोई मोशन नहीं है, कोई गति नहीं है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी वो जीरो है। एनर्जी तो इसमें है, कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। आप पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिजिक्स में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एकदम मतलब सामान्य रुकी हुई चीज़ थी, इसके ऊपर होती है, जो एक हाइट के ऊपर रखा है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखिए तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो है। आप समझ रहे, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, ये रुका हुआ है इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जो मोशन है पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल्स जो ऐसे ऐसे मूव करे थे, मान के चलो पहले जो अगरबत्ती पार्टिकल जला हुआ नहीं है, तो ऐसे मान के चलो, एग्जांपल ले रही हूँ, मान के चलो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, 2 मीटर पर सेकंड से मूव करे, डाटा ऐसे एग्जाम्पल है, 2 मीटर पर सेकंड से यूज करें। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, धीरे 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 क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब वो है ना 20 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगेगा धीरे धीरे, अब वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन बढ़ा, मोशन मतलब जो रैंडम मूवमेंट था, क्योंकि उसके पास एयर में स्पेस तो बहुत है, आपके पास स्पेस है, अवेलेबल स्पेस है, आप रैंडम एक्टिविटीज कर सकते हो, कंटिन्यूसली मूव कर सकते हो। और टेम्परेचर ने इसको और ज़्यादा उत्तेजित कर दिया, आपने एक एनर्जी दी, एक टेम्परेचर दिया, बाहर से एनर्जी लगाई, तो मोशन और ज़्यादा बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रैंडम मूवमेंट बढ़ने लग गया, रैंडम मूवमेंट बढ़ने लग गया, जो रैंडम मूवमेंट था या जो कंटिन्यूसली जो मूविंग थी वो बढ़ने लगी। और डिफ्यूजन में था ही क्या कि इंटरमिक्सिंग होगी, पहली बात स्पेस था तो इंटरमिक्सिंग होगी, और दूसरी बात स्पॉन्टेनियसली होगी, कंटिन्यूस होगी, अपनी मर्जी से होगी। तो इंटरमिक्सिंग तो हो रही है और स्पॉन्टेनियस भी हो रही है, दोनों चीज़ हो रहा है, लेकिन अब वो तेजी से होने लग गई। अब वो तेजी से होने लग गई क्यों? क्योंकि टेम्परेचर, आपने बाहर से टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो तेजी से होने लग गई। अब टेम्परेचर बढ़ाने से वो जो टेम्परेचर बढ़ाने से वो जो इंटरमिक्सिंग थी डिफरेंट पार्टिकल्स की, इंडियन और फॉरेन का जो घुलना मिलना था वो तेजी से होने लग गया। अब वो तो जो डेफिनेशन थी वो थी किसकी? डिफ्यूजन की, मतलब डिफ्यूजन तेजी से होने लग गया। अब इंडियन और फॉरेन स्टूडेंट आपस में बहुत अच्छा घुल मिल गए। मान के चले कि इंडियन स्टूडेंट है, उसको सिंगिंग पसंद है, और एक फॉरेन स्टूडेंट है, उसको भी अगर सिंगिंग, दोनों को अगर सिंगिंग पसंद है, आपस के उनके जो जो क्वालिटीज़ थी वो मिलने लगी, जो सेम क्वालिटीज़ थी, तो और जल्दी जल्दी घुलने मिलने लग जाएंगे। तो डिफ्यूजन उनमें जो घुलने मिलने का जो स्तर है, जो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि सेम चीज़ दोनों को पसंद आ गई ना, तो और ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी से रैंडम मूवमेंट बढ़ा। हम चाहते क्या थे? उन्हीं की इंटरमिक्सिंग ही चाहते थे। डिफ्यूजन की डेफिनेशन में क्या था? इंटरमिक्सिंग और कंटिन्यूअस हो। इंटरमिक्सिंग हुई और ज़्यादा हो गई, तो इंटरमिक्सिंग ज़्यादा होने से डिफ्यूजन भी ज़्यादा हो गया। तो टेम्परेचर से कौन सा फैक्टर है जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है? टेम्परेचर। कैसे अफेक्ट करता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा। समझ आया? अच्छे से आया? देखो एक लास्ट डेफिनेशन और देख लेते हैं, फिर आज का सेशन यही एंड करते हैं। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन बोलेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट ये ऐसे एक टर्म है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। डिफ्यूजन में आपको पढ़ा ही चुकी हूँ ना, सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता है, लिक्विड में होता है, गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। आप टेबल से देख लेना, थोड़ा सा बताया था। ब्राउनियन मूवमेंट की डेफिनेशन बेटा क्या होता है? जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जिगजैग मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट, इसको हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स suspended in a solid or liquid medium, sorry suspended in a
लिक्विड और गैशियस मोमेंट, गैशियस मीडियम, लिक्विड एंड गैशियस मीडियम। देखिए एक बार आप अपना डेफिनेशन बिल्कुल जो आपको एग्जैक्ट लिख के आना है वो आप अपने एनसीईआरटी से, अपने किसी रेफरेंस बुक से, अपने टीचर्स के नोट से थोड़ा मैच कर लेना कि हाँ मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेफिनेशन को थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देना है। देखो अगर ब्राउनियन मोमेंट को समझना है तो आपको ये दो क्राइटेरिया, ये दो कैटेगरी याद रखना है, मतलब अपनी डेफिनेशन में इन दो चीज़ों को पक्का ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट है जिगजैग मोमेंट और सेकंड है लिक्विड एंड गैसियस। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको करेक्ट करने की कोशिश, प्रॉब्लम तो क्या, ये जो दोनों टर्म है ये क्यों ज़रूरी है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करने, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे का जो कहानी है वो क्या है। देखिए पहली बात, देखो मैं सॉलिड या गैसेस में किसी का भी ले लूँ, आप एग्जाम्पल ले लो। देखो मैंने अगर लिक्विड का लिया है मान के चलो, अगर गैस का लेती तो मान लेना है पार्टिकल्स और थोड़े दूर है, बस इतना ही फर्क आएगा। मान के चलो पहला फर्स्ट में ले लो जिगजैग मूवमेंट। जिगजैग का मूवमेंट क्या है कि वो मूवमेंट करेंगे, कि वो मूव करने की कोशिश करेगा जहाँ उसको स्पेस दिखेगा, वो रैंडम मूवमेंट करेगा। जिगजैग का मूवमेंट मतलब होता है, देखो ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। जिगजैग मूवमेंट को अगर हम स्ट्रक्चर से शो करूँ ना, शेप से शो करूँ तो देखो कुछ कुछ ऐसा मूवमेंट कि ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, कुछ कुछ ऐसा, मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा रैंडम सा मूवमेंट। वैसे तो इसका प्रॉपर शेप भी है। देखिए जिगजैग मूवमेंट शो करेगा। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, किसका, इन्हीं पार्टिकल्स की बात करें। ये मूवमेंट शो कर रहा है, ये मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। इधर जो आएगा ये फिर मूवमेंट शो करेगा, और स्पेस होता तो फिर मूवमेंट शो, ये मूव कर रहे हैं जिगजैग। देखो यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, कुछ भी रैंडम मूवमेंट्स, ठीक है। जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ सॉलिड एंड लिक्विड। ये डायग्राम बनाया क्यों था, ये डायग्राम मैंने बनाया क्यों था, ये डायग्राम मैंने बनाया था आपको सॉलिड और लिक्विड एक्सप्लेन करने के लिए। जिगजैग मूवमेंट तो आपको समझ में आया होगा, जिगजैग मूवमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि शेप कैसा होता है। और दूसरा इसका जो क्राइटेरिया वो क्या है, सॉलिड और गैस। देखो मूवमेंट सॉलिड और गैस में क्यों होगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो यहाँ सॉलिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सॉलिड में मूवमेंट हो ही नहीं सकता, सॉलिड का शेप ही नहीं है वो, आप इतना कॉम्पैक्टली अरेंज है। देखो मूवमेंट कैसे करोगे, इतना अरेंज था ना वो, तो उसमें बीच में फोर्स इतना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ऐसे जकड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा उनका अटैचमेंट है, इतना अच्छे से बन रहा है, इतना डेंसली अरेंज है, इतना कॉम्पैक्टली और नीटली अरेंज है, उनमें स्पेस ही नहीं है। और आपको मूवमेंट करनी है, आपको गतिविधि करनी है, कोई रैंडम कंटिन्यूसली मूविंग करना है, वो तभी ना हो पाएगा ना जब आप जब आपके पास स्पेस होगा। तो सॉलिड में स्पेस ही नहीं है, तो इसलिए पार्टिकल्स के बीच में होता है, किस किस के पार्टिकल्स के बीच में होता है, लिक्विड और गैसियस पार्टिकल्स के बीच में होता है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आई और ये भी समझ में आया कि सॉलिड में क्यों नहीं होता, ठीक है। जिगजैग मूवमेंट होता है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम के बीच में होता है। देखिए हम अपना जो चैप्टर है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पूरा कि क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, जो कुछ भी जो बचा हुआ है, जो थोड़ा सा दो स्टेट भी थोड़ा मोर टू नो वाला जो लास्ट में दिया गया है दोनों स्टेट का, वो थोड़ा बचा हुआ है, फैक्टर सब बचा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, जितनी भी टर्म्स बची हुई है, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर के स्केल्स, सब के सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे हर चैप्टर को 2 वीडियो में कवर करने का, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। 3rd वीडियो अगर बनेगा तो वो कोशिश करेंगे, अगर सॉल्यूशन कभी हम ऐड करते हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देते हैं तो 3rd वीडियो में ऐड करेंगे। लेकिन अगर थ्योरी की बात करें तो मैं कोशिश करूंगी 2 वीडियो में आपका चैप्टर फिनिश करने का, मे बी 3rd तक चीज़ें ना जाए, चैप्टर बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जाएगा भी, ठीक है। हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आया आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगी। अगर आपको सेशन समझ में आया हो और आपको पसंद भी आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर करना, उनको भी एक एडवांटेज मिलेगा, एक एज मिलेगा। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, मेरी वीडियो से आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको आप शेयर करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, उनको भी बोर्ड्स में हेल्प मिलेगी, उनकी भी थोड़ी नॉलेज बिल्ड होगी, उनको भी थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।